फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ना मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से करेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट है और आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है बाबू, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10 विज्ञान का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सर अनसॉल्व पेपर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं बाबू, ये अनसॉल्व पेपर वे पेपर होते हैं जो आपके पिछले साल के पेपर दिए होते हैं। ठीक है, मतलब आपके 2025 में पेपर हुए हैं, उन सभी को मिलाकर जो बुक बनता है उसको बोलते हैं अनसाल पेपर। ठीक है, तो यदि आपको विज्ञान में 95 प्लस स्कोर करना है तो आपको पिछले साल का पेपर जरूर जरूर लगाना है। क्योंकि मैं बता दूं कि 40 से 50 नंबर कम से कम पिछले साल के पेपर से आते हैं। ठीक है, तो पिछले साल का पेपर आप लगा लेंगे तो कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत बच्चे आपने देखा होगा कि अंत में पढ़ के एक अच्छा स्कोर कर लेते हैं। उनका ट्रिक यही होता है कि वो अंत में क्या करते हैं, अनसाल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे उनका स्कोर अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक प्लस कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि सभी सब्जेक्ट का अनसाल पेपर सॉल्यूशन के साथ एक एक प्रश्न को एकदम अच्छे से समझाते हुए मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है। ठीक है, 95 प्लस पाना है तो आपको अनसाल पेपर जरूर जरूर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका विज्ञान कक्षा 10 का सेट 1 है। टोटल कितने सेट हैं, टोटल 7 सेट हैं 2025 के। यदि सातों सेट लगा लिए तो आपका 90 प्लस कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सेट 1 है 2025 का, जिसका कोड है 824 CJ। ठीक है, इसको आप जरूर जरूर कवर कर लेना है। ठीक है, आप ये जो भी नोट दिए गए हैं इस निर्देश को पढ़ लेना है। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, डायरेक्ट हम लोग प्रश्नों से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपका मिलेगा बहुपदी प्रश्न खंड अ का। ठीक है, ये आपका उपभाग 1 है। आपके 3 उपभाग में बटे होंगे, उपभाग 1, उपभाग 2, उपभाग 3। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आप लोग पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। एकदम डीपली समझाऊंगा, एकदम अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न पहला पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा बड़ा पाया गया बिंब की स्थिति क्या होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जो अवतल दर्पण होता है उसका 6 केस होता है। कितना केस होता है, 6 केस होता है प्रतिबिंब का बनाने का। ठीक है, तो जब यदि आपने पढ़ा होगा तो मान लीजिए आपका क्या है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, अब दर्पण बना है अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं ध्रुव, जिसको लिखते हैं किससे, पी से। ये आपका क्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया। ये क्या होगा, आपका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, तो आपका 6 केस होता है। एक केस पहला क्या होता है, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, पहला केस हो गया, केस नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा केस क्या होता है, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं कहीं वस्तु को, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस क्या होता है कि जब आप वस्तु को कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं। चौथा केस क्या होगा कि जब आप वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखते हैं वस्तु को। 4 केस हो गया। ठीक है, ये आपका तीसरा केस हो गया, चौथा केस। पांचवा केस क्या होता है कि जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं, एक पांचवा केस हो गया। ठीक है, छठा केस क्या होता है, छठा केस वही केस होता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, छठा केस क्या होता है कि जब आप वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखते हैं। जब वस्तु को यहाँ फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखेंगे तब जो वस्तु बनता है वो आभासी बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वही प्रश्न पूछा है। ठीक है, पहला केस में क्या होगा, वस्तु एकदम बिंदु आकार का, एकदम छोटा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। ठीक है, दूसरा में क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरा क्या बनेगा, तीसरा क्या बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, और चौथा में क्या होगा, वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। पांचवा में बहुत बड़ा बनता है। और छठा केस में क्या होता है, छठा केस में क्या होता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है और बहुत बड़ा बनता है। इन पांचों केस में याद रखेगा, इन पांचों केस में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी सॉरी वास्तविक को उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक वह उल्टा बनता है। लेकिन छठा केस ऐसा है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है और दर्पण से पीछे बनता है या इधर का ही बनता है। ठीक है, तो इसलिए आभासी बनता है। तो याद रहे इन पांचों केस में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। लेकिन छठा केस में क्या होगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। वही आपसे प्रश्न पूछा है। अच्छा, आशा करते हैं आप प्रश्न एकदम अच्छे समझ होंगे। कि किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी का नाम लिया है, अवतल दर्पण में सीधा तथा बिंब से पाया गया बिंब की स्थिति क्या हो गई, तो वही छठा केस क्या, जब वस्तु कहाँ होगा,
फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच होगा। देखिए मुख्य फोकस था वक्रता केंद्र पर बिल्कुल नहीं, वक्रता केंद्र पर बिल्कुल नहीं, वक्रता केंद्र के से परे, परे मतलब है दूर, ठीक है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंसर ये क्या राइट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। क्या है माइनस में, निगेटिव देखिए, निगेटिव -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दर्पण तथा लेंस क्या है, संभवतः है। तो आपका वो दर्पण क्या है, हाँ लेंस क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए जो अवतल दर्पण होता है उसमें फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है, निगेटिव होता है, ठीक, निगेटिव होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो आपका कहना बताना है कि किसमें कौन ऐसा दर्पण है जिसमें फोकस दूरी निगेटिव होता है, कौन ऐसा लेंस है जिसमें फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव, तो बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल होगा तथा लेंस उत्तल होगा, या दर्पण उत्तल होगा तथा लेंस अवतल होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों केस में जो आपका अवतल होता है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, उसमें दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवतल चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों में क्या होता है, निगेटिव होता है। आशा करते हैं आपको एक प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे वाले प्रश्न पर। अब आप लोग तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। यदि आपको किसी डिक्शनरी में छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो आप कौन सा लेंस उपयोग करेंगे वो आपको बताना है। पहला 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक, सॉरी उत्तल लेंस था, यहाँ पर अवतल लेंस है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस या 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ध्यान से 50 सेंटीमीटर वाला तो ऐसा ही नहीं होगा, इसको आप काट दीजिए। 50 सेंटीमीटर का नामो निशान कहीं नहीं होता, उसको हटा दीजिए आप। अब रहा बात कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस या अवतल लेंस, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको डिक्शनरी के छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो आप किस लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। किस लेंस का, उत्तल प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अब हम बढ़ते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, मानव नेत्र है। आप यदि आपके आंख में जो आप किसी व्यक्ति का फिगर बनता है तो किस भाग में बनता है, कार्निया पर, बिल्कुल नहीं, कार्निया बिल्कुल नहीं, परितारिका बिल्कुल नहीं, पुतली बिल्कुल नहीं। पुतली को क्या मतलब है, ऑप्शन नंबर डी है दृष्टि पटल, जो बिल्कुल राइट आंसर है, जिसको बोलते हैं इसका दूसरा नाम क्या है, इसे दृष्टि पटल का दूसरा नाम क्या है, रेटिना, जिसको रेटिना पर क्या बनता है, आपका प्रतिबिंब बनता है। तो या तो रेटिना देगा या दृष्टि पटल देगा। तो ज्यादा से ज्यादा दृष्टि पटल देता है, क्योंकि सभी बच्चों को पता होता है रेटिना रेटिना, बच्चे जो खोजेंगे रेटिना नहीं मिलेगा तो रेटिना हो जाएगा उन सबको। तो क्या आपको भी याद रखना दृष्टि पटल क्या होता है, दृष्टि पटल पर किसी वस्तु क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैं इसको अलग से सॉल्व करूंगा, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एक नंबर की इसको नहीं देना चाहिए था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसको मैं अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, अच्छे से सॉल्व कराऊंगा एक वीडियो में, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। कोई दो चालक तार हैं जिनके पदार्थ विषय में, मतलब एक ही पदार्थ से मिलकर बने हैं, लंबाई विषय में, व्यास समान है, मतलब व्यास विषय में, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जो रहता है, फिर पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न उष्माओं का अनुपात क्या होगा, 1:2 या 2:1 या 1:4 या 4:1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:4। कैसे आया है वो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस इसको समझ लीजिए। बाकी मैं अगले वीडियो में मतलब एक अच्छा से वीडियो लेकर उसमें आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न अगला देखिएगा, ये तो आप जानते होंगे एकदम, इससे तो आप रूबरू होंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा कौन युक्ति, मतलब कौन बनाता है, ठीक है। जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या मोटर। देखिएगा जो गैल्वेनोमीटर होता है ये आपकी धारा की उपस्थिति दर्शाता है। यदि किसी चालक तार में धारा है या नहीं है वो कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर बताता है। जो अमीटर होता है ये धारा को मापता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है। अमीटर क्या करता है, धारा को बताता है। मान लीजिए तार है, ठीक है, तो इस तार में करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक कौन बताएगा, गैल्वेनोमीटर बताएगा।
इस तार में कितना धारा जा रहा है, कितना एम्पियर धारा जा रहा है, वो कौन बताएगा, अमीटर बताएगा। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मोटर, मोटर से बिल्कुल काम नहीं करता है। आपका ऑप्शन में फर्स्ट क्या जाएगा, जनित्र। जनित्र क्या करता है, धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाहिक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। मान लीजिए कोई लंबा विद्युत विद्युत धारावाहिक चालक तार है, ठीक है, मान लीजिए यही है, ठीक है। तो इसके निकट अगर चुंबकीय क्षेत्र का, मान लीजिए इसके तरफ क्या होगा, मान लीजिए ये एक तार है, ठीक है। अगर इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो कौन ऐसा क्षेत्र है जो सही वर्णन करेगा, ठीक है। तो चलिए पहला ऑप्शन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत हो, जब लंबवत होगा तब समांतर होती है, या रेखीय त्रिज्या। चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र रेखाएं त्रिज्या होती हैं, या चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह हमने फिजिक्स के सातों एमसीक्यू कर लिए हैं। अब हम चलेंगे भाग नंबर 2 पर, ठीक है। भाग 2 का आप लोग ध्यान समझिएगा। वो भाग 2 है जो आपका केमिस्ट्री स्किल चलाएंगे, ठीक है। तो उपभाग 2 देखिएगा, कह रहा है 8वां प्रश्न की 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, ठीक है। एक कोई बिलियन है जो लाल लिटमस पेपर क्या करता है, नीला करता है। इसका पीएच मान संभव है। अब ध्यान सुनिएगा, मैं आपको क्या सुनना चाहता हूँ, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। आप यहाँ पे मान लीजिए कोई बिलियन है, ये मान लीजिए बिलियन है, ये बिलियन है, ठीक है। एक कोई बिलियन है, इसमें हमने एक लिटमस पेपर डाला, मान लीजिए मैंने एक पेपर डाला, ठीक है। इस तरह का पेपर मैंने डाला। अब जैसे मैंने पेपर डाला, ये लाल था, पहले क्या था, लाल था। जैसे इसको मैंने बिलियन में डाला तो ये क्या हो गया, लिटमस पेपर नीला हो गया। तो ये बिलियन क्या है, बिलियन क्या है और इसका पीएच मान क्या है, ध्यान समझिएगा। यदि इसको आप डाले हैं तो ये लाल से नीला हो गया है, तो बिलियन क्या होगा, क्षारीय होगा। बिलियन क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि क्षारीय का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक, 7 से अधिक होता है। किसका, यदि कोई भी क्षारीय विलयन है तो उसका पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। अम्ल का 7 से कम, क्षारीय का 7 से अधिक और उदासीन का 7 होता है, ठीक है। तो ये विलयन कैसा है, क्षारीय है। तो क्षारीय का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। तो देखिएगा इन चारों ऑप्शन में 7 से अधिक किसका मान है, 1 बिल्कुल नहीं, 6 बिल्कुल नहीं, 3 बिल्कुल नहीं, 8, ठीक है, 7 से अधिक है। ये क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि जिंक चूड़ है पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु मतलब जिसमें पानी की मात्रा कम, ठीक है। जिंक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। चलिए मैं इस रिएक्शन करके आपको दिखाता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके, ठीक है। ध्यान समझिएगा, जिंक चूड़ है, जिंक का सूत्र क्या होता है, Zn। किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। अब आप जब इन दोनों क्रिया कराएंगे, ठीक है, देखिएगा जिंक क्या आ जाएगा, SO4 से जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो ZnSO4 क्या बच जाएगा, H2, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा बाबू, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देखिए कहाँ है, अब पहला ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, Cl2 बिल्कुल नहीं, CO2 बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन गैस मतलब H2, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कर लीजिए आप। एल्काइन का सूत्र क्या है, आपको 3 सूत्र पता होना चाहिए। मैं आपको तीनों बताता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पहला आपका एल्केन, पहला क्या है, एल्केन। ये तीनों याद रखना है, तीनों से एक जरूर कोई पूछेगा, ठीक है। दूसरा है एल्काइन, एल्कीन, क्या है, एल्कीन। तीसरा है एल्काइन, क्या है बाबू, एल्काइन, ठीक है। इन तीनों का सूत्र आपको पता चाहिए। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ये सूत्र होता है एल्केन का। एल्किन का क्या होता है, CnH2n, ये आपका एल्किन का होता है। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है। ये तीनों सूत्र याद कर लिए तो मैं आपको बता दूं कि आज ही आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। हर साल पूछा जाता है, चाहे 24 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, सब मतलब हर साल पूछा जाता है प्रश्न। इन तीनों में कोई एक पूछ देगा एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए, चाहे एल्कीन का बताइए, चाहे एल्काइन का बताइए। तो एल्काइन क्या होता है, CnH2n-2, आपका क्या होता है, सूत्र होता है CnH2n-2। देखिए ये वाला कहाँ है आपका, एल्काइन का पूछा है तो CnH2n बिल्कुल नहीं, CnH2n+2 बिल्कुल नहीं, CnH2n-2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला पढ़िएगा, एल्डिहाइड का
प्रकारात्मक समूह है, मतलब क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है पहला OH, बिल्कुल नहीं। जो EH होता है ये एल्कोहल का होता है, किसका होता है? एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। OH किसका समान क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH होता है। ये आपका क्या, यही आपका एल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं? इसको इस तो लिख सकते हैं CHO, जो क्या लिख सकते हैं बाबू? CHO लिखते हैं। यही क्या होता है आपका एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO, ठीक है। जो आपका ये दिया गया है ये कीटोन होता है, क्या होता है? कीटोन होता है, क्या होता है? कीटोन, जिसको हम लोग इस तरह लिखते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है, ठीक है, डबल बॉन्ड, इसको इस तरह लिखते हैं कीटोन, ठीक है, ये कीटोन हो गया। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल समूह, क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल समूह, इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं COOH, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल समूह, इसको बोलते हैं एल्कोहल समूह, इसको कीटोन, इसको कार्बोक्सिलिक, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। आपसे एल्डिहाइड पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है? अभी मैंने पिछले प्रश्न बताया था कि जब आपका जो जिंक होता है, जो आपका जिंक होता है, ये आपका क्या होता है बाबू? यहाँ देखिए ध्यान से, जो आपका जिंक होता है ये क्या करता है? हाइड्रोजन गैस निकालता है क्रिया करके। तो वही पूछा है कि इनमें से कौन ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है? देखिए जिंक कहाँ है? देखिए जिंक यहाँ पर है, ठीक है। और कहीं जिंक है? नहीं है। जिंक भी विस्थापित करता है हाइड्रोजन गैस, और मैग्नीशियम भी। तो ये तीनों तीसरे गलती हो गए, ठीक है। तो आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैग्नीशियम या जिंक। मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे तभी आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जिंक से कराएंगे तभी आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अभी मैंने करा के दिखाया है पीछे वाले प्रश्न में, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है? कीटोन मतलब क्या? कीटोन मतलब मैं बताया हूँ, कीटोन मतलब क्या? इस तरह वाला समूह, ठीक है। कीटोन कहाँ उपस्थित है? तो कीटोन जो होता है वो सदैव बीच में रहता है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे बिल्कुल नहीं, यहाँ पे CHO है, क्या है? यहाँ कौन समूह है? CHO है, जिसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ पे कौन है? यहाँ पर भी CHO है, यहाँ पे भी कौन है? CHO, देखो CHO बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पे कौन है? CH3CO, देखिए ये कीटोन है, यहीं पे कीटोन बैठा है, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड ए वाला हो गया, ये वाला डबल बॉन्ड, ठीक है, और C हो गया, और डबल बॉन्ड O हो गया, डबल बॉन्ड हो गया कीटोन। जो कीटोन कहाँ होता है? देखिए नहीं, यहाँ पर कीटोन नहीं, सॉरी, यहाँ पे कौन है? कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, COOH। यहाँ कौन है? यहाँ पर आपको क्या है? कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। COOH मतलब COOH हो गया ना, यहाँ का क्या आपका? कार्बोक्सिलिक है। यहाँ पर कीटोन है। मैंने बताया कीटोन क्या होता है? बीच में होता है, दोनों तरफ क्या होगा? कार्बन है, उसके बीच में कीटोन बैठा हुआ है, चोरी छुपे बैठा हुआ, ठीक है। तो C हो गया, ये डबल बॉन्ड क्या हो गया? O हो गया, तो क्या होगा? कीटोन हो गया, ठीक है। तो कीटोन क्या होता है? बीच में होता है, याद रखेगा। कीटोन क्या होता है? बीच में होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये 13 वाला प्रश्न एकदम समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कौन उपस्थित है? एल्डिहाइड है, यहाँ भी एल्डिहाइड, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक, यहाँ पर कीटोन, यहाँ पर बैठा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये आपको उपभाग 1 उपभाग 2 के जितने भौगोलिक प्रश्न मैंने एकदम अच्छा समझाया है। आपको समझ में आया कि नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी हम लोग उपभाग 3 को अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है।